नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स के बारे में जो खुद को तथ्यों का हिमायती बताते हैं और दावा करते हैं कि वह हमेशा सच्चाई सामने लाते हैं। लेकिन क्या सचमुच ऐसा है? हम बात कर रहे हैं ध्रुव राठी की। उनके वीडियो में कई बार मोदी सरकार को निशाना बनाया गया है, लेकिन क्या यह आलोचना सच्चाई पर आधारित है या फिर एक पक्षपाती नैरेटिव? आज हम उनके कई प्रमुख वीडियो जैसे मिशन स्वराज, राफेल डील, इलेक्ट्रोल बॉन्ड, डिक्टेटरशिप, स्टैचू ऑफ यूनिटी, राम मंदिर, आर्टिकल 370, कोविड संकट और अन्य मुद्दे का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कहां-कहां उन्होंने तथ्यों को तोड़ा मरोड़ा है। मिशन स्वराज का वादा जो भी नेता करेगा, मैं उस पार्टी या नेता को हाईलाइट करूंगा, पब्लिसाइज करूंगा और हम 2.5 करोड़ लोग मिलकर इस आधार पर उन्हें कंडीशनली सपोर्ट करेंगे। ध्रुव राठी ने अपने वीडियो में दावा किया है कि मोदी सरकार राज्य सरकार के अधिकारों को सीमित कर रही है। भारतीय संविधान में केंद्र को राज्यों से ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। ध्रुव ने केवल विपक्ष शासित राज्यों के उदाहरण दिए हैं, जबकि भाजपा शासित राज्यों के उदाहरण नहीं दिए। ध्रुव ने विकास योजना जैसे जीएसटी काउंसिल, केंद्र राज्य का समन्वयक मिसालों को पूरी तरह नजरअंदाज किया है। बहुत लोग इसे जर्मन शेफर्ड कहते हैं। जर्मन शेफर्ड तो बुद्धिमान होता है, ये कहाँ? वो आकलन करके अंजाम तक पहुंचता है। जर्मन शेफर्ड तो छोड़िए, ये देसी कुत्ता इतना भी बुद्धिमानी नहीं रखता। अगर इसे कोई प्रजाति से जोड़ना ही था तो राहुल गांधी से जोड़ देते। राफेल डील कि इस डील में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और सरकार इन्वेस्टिगेशन से भी दूर भागती है। सरकार नहीं चाहती कि इसमें इन्वेस्टिगेशन भी हो, यहां पर उसको अवॉइड करने की भी कोशिश की जा रही है। उम्मीद है दोस्तों अब आपको पूरा राफेल डील का मुद्दा समझ में आ गया होगा कि अब यहां पर चल क्या रहा है एक्चुअली में। ध्रुव ने राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर घोटाले का आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट और सीएजी ने स्पष्ट किया कि राफेल डील में कोई घोटाला नहीं हुआ है। उन्होंने विमान की कीमत की तुलना पुराने सौदे से की, जबकि नई डील में अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी शामिल थी। ध्रुव ने इसे चुनावी मुद्दा बनाकर तथ्यों को गलत तरीके से पेश किया। इलेक्ट्रोल बॉन्ड। नमस्कार दोस्तों, आपका पैसा चोरी हो गया है, देश की सारी पब्लिक का पैसा लूट लिया गया है। आजाद भारत के इतिहास का यह शायद से सबसे बड़ा स्कैम है। आपको मेरी बात सुनकर शायद लगे कि मैं चीजों को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा हूं या एग्जैजरेट कर रहा हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बात यह है कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम कोई एक घोटाला नहीं है, बल्कि एक घोटालों का भंडार है। ध्रुव का दावा था कि बीजेपी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का दुरुपयोग कर रही है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड से राजनीतिक फंडिंग में कैश की जगह डिजिटल लेन देन को बढ़ावा मिला है। विपक्षी दलों द्वारा भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड का उपयोग किया गया है। ध्रुव ने विपक्ष की भूमिका में और वैश्विक परिप्रेक्ष्य का जिक्र नहीं किया। डिक्टेटरशिप और लोकतंत्र का अंत। नमस्कार दोस्तों, क्या हमारा देश तानाशाही की ओर गिरता जा रहा है? 1 महीने पहले ये सवाल जब मैंने आप लोगों से पूछा था, लेकिन पिछले 1 महीने में जो कुछ हुआ है देश में, उसे देखकर तो यकीनन आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। ध्रुव राठी ने सरकार पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने का आरोप लगाया है। सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग और मीडिया स्वतंत्र रूप से काम कर रही है। कई राज्यों में विपक्षी पार्टी चुनाव जीत रही है। यह दावा करना कि भारत डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है, यह बिल्कुल गलत है। 2024 से ध्रुव राठी लगातार बोल रहे हैं तानाशाही आ गई, तानाशाही आ रही है। नहीं, तानाशाही अभी 80% आ गई है। लेकिन जो भी हो, मैं सरकार से प्रश्न पूछता रहूंगा। किसी भी डेमोक्रेसी में आप ये बोल रहे हैं कि आपका नेता डिक्टेटरशिप है, तो ये प्रजातंत्र में ही आप कुछ भी बोल सकते हैं और बचे रह सकते हैं। राठी के व्यूअर्स ये सोचते हैं कि राठी जर्मनी में है, उसको कुछ नहीं कर पाएगी सरकार। अरे राठी जर्मनी से तो लेके ही आ जाएगा, वो तो इंडिया आया था। इंडिया में चाहते तो सरकार पकड़ सकती थी कि नहीं? मगर सरकार नहीं पकड़ी, क्योंकि ये डिक्टेटर नहीं है, ये तानाशाही नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप सब कुछ बोलने के लिए स्वतंत्र हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी वर्ल्ड का सेकंड टॉलेस्ट स्टैचू $18 मिलियन में बन गया और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू $180 मिलियन में बन रहा है। 10 गुना का फर्क है यहां पर। मुझे नहीं लगता दोस्तों ताजमहल में जितने भी विजिटर्स आते हैं उसके 10% भी हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में आ सकते हैं। यानी 1 मिलियन विजिटर्स हर साल स्टैचू ऑफ यूनिटी में भी आ गए तो मुझे बड़ा आश्चर्य होगा यहाँ पर देखकर। हमें एक स्टैचू बनाने की जरूरत नहीं थी उसके लिए। ध्रुव ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को पैसे की बर्बादी बताया। स्टैचू ऑफ यूनिटी हर साल लाखों पर्यटक को आकर्षित कर रही और रोजगार के अवसर दे रहे हैं। उन्होंने ताजमहल जैसे ऐतिहासिक स्मारकों से इसकी तुलना नहीं की, जो पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। राम मंदिर। दिलचस्प बात यह है कि इन्हें राम की कोई परवाह नहीं है। राम के नाम पर इन्हें बस पॉलिटिक्स खेलनी। ध्रुव ने राम मंदिर और आर्टिकल 370 को सांप्रदायिक राजनीति से जोड़ा। राम मंदिर का निर्माण सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ। मेरी राय में दोस्तों जहां तक आर्टिकल 370 को हटाने की बात आती है, ये डिसीजन डीमोनेटाइजेशन की तरह निकलेगा, जहां पर इंटेंशंस तो अच्छे थे लेकिन इंप्लीमेंटेशन बहुत ही भयानक थी।
आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में निवेश और विकास बढ़ा है। उन्होंने कोर्ट और जनता की भावनाओं को नजरअंदाज किया। भारत के युवा राठी के वीडियो देखने के बाद ये सोचते हैं कि वो मोदी के कारण बेरोजगार है, मोदी आएंगे BMW से और उसे ले जाएंगे। कोविड संकट और लॉकडाउन। सरकार के पास मौका था और हॉस्पिटल बेड्स बनाए और ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स बनाए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो सप्लाई है उसको ऑलरेडी सही करे, वैक्सीन की डिप्लॉयमेंट सही तरीके से जल्दी से करे, लेकिन सरकार ने ये सब नहीं किया। सरकार ने बहुत टाइम वेस्ट। पॉलिटिकल फेलियर से ही ऐसी क्राइसिस क्रिएट होती हैं देश। हमारे प्राइम मिनिस्टर से लेकर होम मिनिस्टर तक सारी सरकार बिजी थी पॉलिटिकल रैली करने में, तो कहां इन्हें फुर्सत मिल पाती ये सब काम करने की। दुर्लभ ने मोदी सरकार को कोविड प्रबंधन की कड़ी आलोचना की है। भारत की वैक्सीन अभियान दुनिया में सबसे बड़ा और तेज था। लॉकडाउन ने संक्रमण की रफ्तार को धीमा किया। उन्होंने विश्व की तुलना और भारत की तुलना नहीं की। भारत में अच्छा लॉकडाउन का असर हुआ था। किसान आंदोलन और कृषि कानून। सरकार और कौन सी इंडस्ट्रीज में कैसे कैसे कानूनों को उलट पुलट कर रही है सिर्फ अपने क्रॉनिक कैपिटलिस्ट दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए। आप भी शॉक हो जाएंगे देख। दुर्लभ का दावा था कि कृषि कानून किसानों के खिलाफ है। कानून किसानों को फसल बेचने की स्वतंत्रता देते हैं। सरकार ने आंदोलनकारियों से 11 बार बातचीत की थी। दुर्लभ ने आंदोलन में विपक्षी दलों की भूमिका का जिक्र नहीं किया। पुलवामा हमला और सर्जिकल स्ट्राइक। पाकिस्तान का हाथ जरूर था, लेकिन सरकार की मशीनरी की नेग्लिजेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब वो प्रधानमंत्री मोदी और NSA अजीत डोभाल के पास गए इस चीज को पूछने, तो उन्होंने इन्हें चुप रहने को कहा। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इल इन्फॉर्म्ड हैं और कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट है। और तीसरा, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। दुर्लभ ने इसे चुनावी रणनीति बताया। पुलवामा हमले के बाद भारत की प्रतिक्रिया राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी थी। सेना के प्रयासों को कम आंका गया। गाजा संकट में बोलते हैं कि मत मारो, गाजा के पास डिफेंस कम है। विदेशी नीति को दुर्लभ नजरअंदाज किया। नोटबंदी, डिजिटल पेमेंट्स का उल्लेख नहीं। बजट 2024 विश्व की आर्थिक स्थिति और भारत की आर्थिक स्थिति से नहीं किया, अनदेखा किया गया। तो दोस्तों, दुर्लभ राठी की इन वीडियो में एक बात तो साफ है, उनके ज्यादातर दावे अधूरी जानकारी और पक्षपाती दृष्टिकोण पर आधारित है। हम यह नहीं कह रहे हैं कि सरकार की आलोचना करना गलत है, लेकिन आलोचना तथ्यों पर, निष्पक्षता पर आधारित होनी चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपका क्या विचार है। धन्यवाद।